नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आचार्य जगन्नाथ का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी बनती है, तो हम इस वीडियो में इनके जीवन परिचय और रचनाओं को करेंगे। और इनका जो जीवन परिचय और जो रचनाएं हैं ये महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके बारे में भी पूछा जाता है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने आचार्य मम्मट का जो जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं हैं उनको किया था। तो वो वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो या तो फिर आपको आई बटन पे मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि चाहे आप इसमें संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो है घंटे वाले कोन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम वैकेंसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो संस्कृत जो काव्य शास्त्र है, इसके अंतिम महान लेखक माने जाते हैं जगन्नाथ। और इनके जन्म, समय और रचनाओं का जो विवरण है ये यहाँ पर बताया गया है। जीवन परिचय एवं समय। पंडित राज जगन्नाथ अपने माता पिता एवं परिवार के विषय में बहुत ही कम लिखा है। जगन्नाथ तेलंग ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम पेरू भट्ट या पेरम भट्ट था। माता का नाम था लक्ष्मी। जगन्नाथ के पिता बड़े विद्वान थे और जगन्नाथ ने अनेक गुरुओं से विविध शास्त्रों का अध्ययन प्राप्त किया था। आचार्य जगन्नाथ ने ज्ञानेंद्र भिक्षु से वेदांत का, महेंद्र से न्याय का और वैशेषिक का, और खंडदेव उपाध्याय से पूर्व मीमांसा का एवं शेष वीरेश्वर आदि से व्याकरण महाभाष्य का ज्ञान प्राप्त किया था। जगन्नाथ के प्रखर पांडित्य के कारण ही ने सम्राट शाहजहां ने इन्हें पंडित राज की उपाधि से अलंकृत किया था। तो ये लाइन महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन के बीच में से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो जगन्नाथ के प्रखंड पांडित्य के कारण ही सम्राट शाहजहां ने इन्हें पंडित राज की उपाधि से अलंकृत किया था, इसलिए इन्हें पंडित राज जगन्नाथ कहा जाता है। तो ये आपने जरूर याद रखना है। पंडित राज जगन्नाथ ने अपना यौवन शाहजहां के दरबार में ही व्यतीत किया था। पंडित राज जगन्नाथ का समय बहुत पुराना नहीं है। ये बहुत समय तक शाहजहां के दरबार में उनके कृपा पात्र बने रहे। और शाहजहां ने 1628 ईस्वी में राजगद्दी पर ये बैठे थे। तो शाहजहां 1628 में राजगद्दी पर बैठे थे एवं अंग्रेज जो औरंगजेब थे, इन्होंने 1658 में उसको कैद कर लिया था। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी और जगन्नाथ का भी यही समय होना चाहिए। संभवतः शाहजहां की मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक वे जीवित रहे होंगे। अब जो यहाँ पर इनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है, पंडित राज जगन्नाथ की रचनाएं। तो पंडित राज जगन्नाथ बहुत बड़े विद्वान, कवि एवं प्रतिभाशाली थे, और उनकी प्रतिभा का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि उन्होंने रस गंगाधर जैसे प्रौढ़ एवं पांडित्य से पूर्ण ग्रंथ की रचना की है। तो इनका ग्रंथ का नाम आपने याद रखना है, रस गंगाधर। तो ये है पंडित राज जगन्नाथ का काव्य, ये आपने याद रखना है। और सरस हृदयालक काव्यों की रचना भी इनके द्वारा की गई है। उनकी कृतियाँ अनेक हैं जो यहाँ पर बताई गई है, जैसे अमृत लहरी। यह काव्य शार्दूल विकलित छंद के 10 श्लोकों में पूरा किया गया है और इस रचना में यमुना की स्तुति की गई है। और इस ग्रंथ में यमुना के जल को अमृत के समान
कहा गया है। और ये जो यहाँ पर शार्दुल विकृत जो छंद आया है ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एग्जाम में एक जो क्वेश्चन छंद वाला जरूर पूछा जाता है। शार्दुल विकृत जो छंद है इसमें एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो शार्दुल विकृत जो छंद है इसमें अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या मानी गई है 19। सूर्या इसमें 12 और अशो 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 19 हो जाते हैं। सूर्य अस्मि जस ततः स गुरु शार्दुल विकृतम। मघण, सगण, जगण, सगण, दोतागण और गुरु। नेक्स्ट है यहाँ पर करुणा लहरी, और यह काव्य शिखरणी छंद के 52 श्लोकों में पूरा हुआ है। इसमें भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। और जो शिखरणी छंद है इसका भी लक्षण एग्जाम में पूछा जाता है। रस रुद्रेश छिन्न यमन 6 भाग है शिखरणी। और इसमें वर्णों की संख्या मानी गई है 17। रस 6 हैं और रुद्र यहाँ पर 11। तो इस प्रकार से 17 अक्षर हो जाते हैं। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और घुरु। नेक्स्ट है यहाँ पर पीयूष लहरी। यह काव्य गंगा लहरी के नाम से भी प्रसिद्ध है और शिखरणी छंद के 52 श्लोकों में पूरा हुआ है। नंबर 4 है लक्ष्मी लहरी। इस काव्य में 41 श्लोक हैं जिनमें जगन्नाथ ने भगवती लक्ष्मी की स्तुति की है। उसके बाद है नंबर 5 में यहाँ पर आसफ विलास। इस काव्य में नवाब आसफ खां के बारे में बताया गया है और इनकी मृत्यु हुई थी 1641 ईस्वी में। नंबर 6 रहेगा प्राणाभण। तो यह काव्य प्राण नारायण की प्रशंसा में लिखा गया है और ये कहाँ के शासक थे इस विषय में विद्वानों में मतभेद है और इनके विषय में यही ज्ञात होता है कि ये मुगलों के सामंत थे एवं उनकी मृत्यु हुई थी 1666 ईस्वी में। उसके बाद है नंबर 7 में भामिनी विलास। इस काव्य में पंडित राज जगन्नाथ की अनेक कविताओं का संग्रह है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। अन्योक्ति विलास, श्रृंगार विलास, करुणा विलास और शांति विलास। उसके बाद आ जाता है नंबर 8 में जगताभरण। यह काव्य जगन्नाथ ने शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह की प्रशंसा में लिखा था। एग्जाम में यह वाला जो क्रम है, जैसे शाहजहां जो है इनके पुत्र है दारा शिकोह, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पर यह काव्य पंडित राज जगन्नाथ ने शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह की प्रशंसा में लिखा था, जगताभरण। उसके बाद आ जाता है नंबर 9 में यमुना वर्णन चंपू। संभवतः यह चंपू काव्य होगा। अब ये चंपू काव्य क्या होता है? गद्य और पद्य जो काव्य होते हैं इनका मिश्रण होता है चंपू काव्य, जैसे त्रिविक्रम भट्ट है उनका नल चंपू। तो रस गंगाधर में इसका उल्लेख है एवं इसके कुछ अंश उद्धृत किए गए हैं। वर्तमान समय में यह काव्य उपलब्ध नहीं है। नंबर 10 में रहेगा मनोरम कोचमर्दन। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी पर मनोरमा नामक टीका लिखी थी और उसका खंडन करने के लिए पंडित राज जगन्नाथ ने ग्रंथ लिखा था और यह व्याकरण विषय ग्रंथ है। तो सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित और लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज दीक्षित, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है नंबर 11 में चित्तर मीमांसा खंडन। इस ग्रंथ में आचार्य जगन्नाथ ने अप्यदीक्षित विरचित चित्तर मीमांसा का खंडन किया है। नंबर 12 रहेगा रस गंगाधर। तो काव्य पर लिखा गया जगन्नाथ का यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह अपूर्ण है फिर भी इसने जगन्नाथ की अपूर्व कीर्ति प्रदान की है और इसकी विषय वस्तु यहाँ पर बताई गई है। तो आचार्य जगन्नाथ द्वारा रचित रस गंगाधर पर्याप्त
विशद ग्रंथ है और इस ग्रंथ में आचार्य जगन्नाथ ने प्राचीन आचार्यों की कठोर आलोचना की है। आनंदवर्धन, मम्मट एवं विश्वनाथ जैसे आचार्य भी उनकी आलोचना से नहीं बच पाए। इस ग्रंथ में इन्होंने अपनी स्वतंत्र मत प्रस्तुत किया है। काव्य के लक्षण, प्रयोजन, हेतु, भेद, गुण, अलंकार आदि सभी विषयों पर इनका स्वतंत्र मत परिलक्षित है और इस ग्रंथ की रचना में उन्होंने प्राचीन आचार्यों का अनुकरण नहीं किया है। विषयों के प्रतिपादन की दृष्टि से रस गंगाधर 2 आननों में विभक्त है और इसका विवेचन इस प्रकार दिया गया है। जैसे यहाँ पर नंबर 1 में है प्रथम आनन। प्रथम आनन को पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थम प्रातिपदिका शब्द काव्यम इस काव्य परिभाषा से प्रारंभ किया है। तो एग्जाम में इनके जो काव्य लक्षण जो है ये जरूर पूछ जाते हैं, तो आपने इनका काव्य लक्षण याद रखना है। रमणीयार्थम प्रातिपदिका है शब्द है काव्यम। और काव्य की विभिन्न परिभाषाओं का विवेचन करते हुए केवल प्रतिभा को ही काव्य का एकमात्र स्रोत माना है। उत्तम उत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम ये काव्य के 4 प्रकार माने गए हैं। रस, भाव, तत्संबंध विषयों की व्याख्या की गई है और गुण 3 माने गए हैं एवं इस विषय में विभिन्न मतों की विवेचना की गई है। भाव, रसाभास, भावोदय, भावाभास, भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता इनका निरूपण किया गया है। अब है यहाँ पर द्वितीय आनन। तो द्वितीय आनन में ध्वनि के भेदों की विवेचना की गई है। अर्थ निर्धारण करने वाले संयोग, वियोग आदि का भी निरूपण किया गया है। इसके बाद शब्द शक्ति मूलक और अर्थमूलक ध्वनियों का विवेचन किया गया है। लक्षण मूलक ध्वनि का निरूपण करते हुए अभिधा और लक्षणा शक्तियों की विवेचना की गई है। रस गंगाधर में उपमा से लेकर उत्तर अलंकार तक 70 अलंकारों का वर्णन किया गया है। और रस गंगाधर क्या है, ये अपूर्ण ग्रंथ है। समालोचकों का विचार है कि जगन्नाथ ने इस ग्रंथ को पूरा नहीं किया या पूरा नहीं कर पाए और उत्तर अलंकार तक लिखने के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और जगन्नाथ की मृत्यु के 50 वर्ष पश्चात नगेश भट्ट ने रस गंगाधर पर टीका लिखी थी। तो इनके ग्रंथ पर लिखी हुई टीका आपने याद रखनी है। नागेश भट्ट ने रस गंगाधर पर टीका लिखी थी और यह टीका भी उत्तर अलंकार तक ही मिलती है। कुछ समालोचकों का विचार है कि जगन्नाथ ने इस ग्रंथ को पूरा लिखा था और इस विषय में उन्होंने कहा है कि रस गंगाधर की रचना के पश्चात ही उन्होंने चित्तर मीमांसा खंडन को लिखा था। तो इस ग्रंथ की प्रस्तावना में लिखे एक श्लोक से यह ज्ञात होता है कि इसके अतिरिक्त चित्तर मीमांसा खंडन में उदाहरण अलंकार की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है कि इसको विशेष रूप से रस गंगाधर में उदाहरण अलंकार के प्रकरण में देख लेना चाहिए। उपर्युक्त विवरण से 2 बातों का अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 1 में रहेगा रस गंगाधर को जगन्नाथ ने पूरा लिखा होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वह विलुप्त हो गया। नंबर 2 जो है यहाँ पर रहेगा जगन्नाथ उत्तर अलंकार तक रस गंगाधर की रचना करके चित्तर मीमांसा खंडन को लिखने में लग गए होंगे। वे उसको बाद में पूरा करना चाहते होंगे लेकिन पूरा नहीं कर पाए। आगे जो यहाँ पर रस गंगाधर की टीकाएं आ जाती हैं। तो रस गंगाधर ग्रंथ की कठिनता के कारण इस पर कम ही टीकाएं लिखी गई हैं और इस ग्रंथ पर लिखी 2 टीकाओं का ही पता चलता है, विषमपदी टीका और गुरुमर्म प्रकाशिका टीका। पहले आ जाती है विषमपदी टीका। इस टीका के लेखक का नाम ज्ञात नहीं है और यह टीका अभी तक प्रकाशित भी नहीं हुई है। उसके बाद है नंबर 2 में गुरुमर्म प्रकाशिका टीका और यह टीका जगन्नाथ के 50 वर्ष के पश्चात लिखी गई थी और इस टीका की रचना प्रसिद्ध व्याकरण तथा टीकाकार नगेश भट्ट ने की थी। वर्तमान समय में भी रस गंगाधर पर कुछ टीकाएं लिखी गई हैं। इनमें पंडित मथुरा दत्त की संस्कृत टीका, कवि शेखर पंडित बद्री दत्त झा की संस्कृत टीका तथा पंडित मदन मोहन की
हिंदी टीका विषय को स्पष्ट करने वाली एवं उपयोगी है। उसके बाद है यहाँ पर काव्य शास्त्र के इतिहास में पंडित राज जगन्नाथ का योगदान। तो पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा रचित रसगंगाधर ग्रंथ की रचना के कारण इसका काव्य शास्त्र के इतिहास में विशेष योगदान रहा है। और पंडित राज जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ में जिस प्रकार विषयों का स्पष्ट एवं उज्ज्वल विश्लेषण किया है वैसा दूसरे अलंकार ग्रंथों में मिलना दुर्लभ है। जगन्नाथ ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट मत प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए चाहे उन्हें प्राचीन आचार्य मम्मट, विश्वनाथ आदि की निंदा क्यों न करनी पड़ी हो। और जगन्नाथ के प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित विषयों को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। जैसे रस निष्पत्ति के प्रकरण में मम्मट ने भट्ट, लोल्लट आदि जिन आचार्यों के मत को प्रस्तुत किया उनको अच्छी प्रकार से स्पष्ट नहीं किया है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस निष्पत्ति के प्रसंग में भट्ट, लोल्लट आदि 4 आचार्यों को ही नहीं अपितु अन्य आचार्यों के मतों को भी स्पष्ट किया है। मम्मट ने रस 9 माने हैं एवं उनके स्थायी भाव भी 9 माने हैं, किंतु मम्मट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि रस 9 क्यों है एवं स्थायी भाव को स्थायी भाव क्यों कहा जाता है। जबकि पंडित राज जगन्नाथ ने इस विषय पर समुचित प्रकाश डाला है। और प्राचीन काल से ही श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं, संयोग और वियोग। संयोग एवं वियोग से क्या अभिप्राय है एवं इनका विभाजन किस प्रकार हुआ है यह किसी भी प्राचीन आचार्य ने स्पष्ट नहीं किया है। सर्वप्रथम जगन्नाथ ने इस विषय को स्पष्ट किया है और जगन्नाथ ने इस विषय में अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि चित्तवृत्ति के आधार पर ही संयोग एवं वियोग श्रृंगार की अवस्था होती है। प्राचीन आचार्यों ने शब्द अर्थ को काव्य माना है, परंतु जगन्नाथ के मत अनुसार शब्द को काव्य का शरीर मानना चाहिए। आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता, अभ्यास, काव्य के ये 3 हेतु माने हैं, किंतु पंडित राज जगन्नाथ प्रतिभा को काव्य का हेतु मानते हैं। और मम्मट आदि आचार्य ने उत्तम, मध्यम और अधम काव्य के ये 3 भेद माने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये लाइन है, क्योंकि लगभग जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य कितने प्रकार के हैं, तो उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के काव्य माने गए हैं। परंतु जगन्नाथ के अनुसार उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम, ये 4 प्रकार के माने गए हैं। प्राचीन ध्वनिवादी आचार्यों ने रस को धर्मगुण माना है, परंतु पंडित राज शब्द, अर्थ, रचना और रस इन शब्द को धर्म मानते हैं। और प्राचीन आचार्यों के द्वारा शब्द चित्तर एवं वाच्य चित्तर काव्य को ही एक ही वर्ग में रखने का इन्होंने विरोध किया है। तो पंडित राज जगन्नाथ प्रखर सम आलोचक होने के साथ साथ कविता की रचना करने में भी प्रतिभाशाली थे। वे स्वयं ही उदाहरणों की रचना करके उन्हें अपने ग्रंथों में प्रस्तुत करते थे और इसके लिए उन्हें प्राचीन कवियों का आश्रय नहीं लेना पड़ा है। जबकि मम्मट आदि आचार्य को भी उदाहरणों के प्रस्तुत करने के लिए परम मुखापेक्षी होना पड़ा है, किंतु पंडित राज में कविता करने का भी सामर्थ्य था। इस विषय में पंडित राज जगन्नाथ का कथन है कि मैं ग्रंथों में दूसरों की कविता को नहीं अपितु स्वयं रचित काव्य को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कस्तूरी मृग अपनी ही सुगंध का सेवन करता है, पुष्पों की सुगंध का नहीं। आपने देखा होगा कि जो कस्तूरी मृग जो होती है उसके पेट में होती है और वो उसको इधर उधर ढूंढता हुआ फिरता है उसकी सूंघ के कारण, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि उसके अंदर होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज के यहाँ पर पंडित राज जगन्नाथ का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।